CAPFAC 2026 में अब बहुत कम ही दिन आपके पास रह गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैक्सिमम का मतलब है आपके अपने अनुसार आपको देखना है। एक तो ध्यान रखना है कि हमारे पास स्पेस कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि स्पेस आपके पास 3 पेजेस है। 3 पेजेस दिए हुए हैं, उसी 3 पेज में आपको लिखना और उसी जगह लिखना है जहां वो आपका आंसर कम, जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन भी उसमें दिया हुआ, 3 पेजेस दिए हुए हैं, तो उसी 3 पेज में उसी जगह पे लिखना है। टाइम कांस्टेंट आपके पास ये है कि 180 मिनट्स आपके पास है और 200 मार्क्स के आपके लिखने हैं। इसका मतलब 1 ए से आपका इन रफ 18 मिनट्स पड़ता है। अब हो सकता है कोई 16 मिनट्स में लिख लो, कोई 17 मिनट्स में लिख लो और कोई 20 मिनट्स भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन, लेकिन आप 20 मिनट्स से ज्यादा डिवोट नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास टू थिंग्स हैं, एक तो स्पेस कांस्टेंट और दूसरा टाइम कांस्टेंट। इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखना है। प्लस आपकी हैंडराइटिंग जो है एटलीस्ट लिजिबल होना चाहिए, पढ़ा जाने लायक होना चाहिए। यदि पढ़ा जाने लायक नहीं होगा तो ये इसमें आपको नुकसान होता है। यदि किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो ये मान करके चलो कि उसको 1 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं खुद ही देखो, मैं जिन बच्चों को ऑब्वियसली टेस्ट जब कॉपी चेक करता हूँ तो मैं ठीक है बच्चों को जान रहा हूँ, तो कभी कभी लेकिन मैं आधे एक नंबर तो उनको मार्क्स के चलते डिडक्ट करता ही हूँ। लेकिन जो एग्जामिनर होंगे वो भी ह्यूमन बीइंग है। अब वो जान रहे हैं कि यस ठीक है सबकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ा तो जाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि क्या है। तो इस चीज का ध्यान, एक स्पेस आपके पास, टाइम आपके पास और रीडेबल होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए। अब जैसे देखो सबसे पहले है कि अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। आपको टॉपिक को सही तरीके से समझना है। इसमें दो फिलोसफर जैसे एग्जाम्पल, एक जी मूर है, जी मूर है, और दूसरे एक आपके हैं लुडविग विटगेनस्टाइन। ठीक है, आपको वो जानना नहीं है डिटेल जरूरत। जी मूर कहते हैं कि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है जैसे, तो उस टॉपिक को आपको समझना है सिंपलेस्ट वे में। सबसे पहली बात है सिंपलेस्ट वे में उसका एक तरह से मीनिंग आपको कॉमन सेंस लगा करके समझना है। कोई भी चीज दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको कॉमन सेंस लगा के समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। कि क्या है सिंपलेस्ट वे में आप समझोगे ना कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर, जो भारतीय कृषि, उसका जो भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, तो एक सिंपलेस्ट वे में है। विटगेनस्टाइन जो है, ठीक है, जी मूर और रसल दोनों के ये स्टूडेंट रह चुके हैं, लुडविग विटगेनस्टाइन। तो विटगेनस्टाइन कहते हैं कि किस कंटेक्स्ट में वो पूछा गया है ये भी आप जानो। तो कंटेक्स्ट यहाँ आपके लिए क्या है? आपका कंटेक्स्ट है कि एक 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है जो करंट टॉपिक से रिलेटेड है। करंट से एक तरह से ये रिलेटेड है, इसका मतलब है कि आपको अभी जो करंट अपडेट्स हो रहे हैं उसको मिला करके आपको लिखने की जरूरत है। अब इसमें जैसे बर्टन रसल है, सेकेंड नंबर पॉइंट नंबर 2 यदि देखो तो ब्रेक द टॉपिक इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रसल जो है, बर्टन रसल 1950 के नोबेल लॉरिएट है, वो कहते हैं उनका एक है लॉजिकल एटोमिज्म। इसका मतलब क्या है, लॉजिकली आप जो टॉपिक है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, क्या ये कहना चाह रहा, तो वो एक जनरल आप लॉजिक लगा करके उस टॉपिक को समझते हो। उसके बाद ब्रेक द टॉपिक इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे यही सेम सिचुएशन की जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो दो चीजें इसमें है। एक तो आपको क्लाइमेट चेंज समझना है कि क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। ठीक है, तो पहले क्लाइमेट, आपको अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो एक साथ समझो क्लाइमेट चेंज क्या है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर है। अब जो है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसका एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आप इंट्रो लिखोगे, कुछ कोटेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, और फिर आप यानी ब्रेक कर दिए उसके बाद हर एंगल के फिर रिलेट उसको कर दोगे। या जैसे फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक 25 में जैसे था, इंपैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन के एज में
डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है उसके एज में साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन एज है। अब इसमें से आप ये नहीं कह सकते हो कि हम डिजिटल चीजों को यूज ही नहीं करें, सबसे अच्छा जरूरत है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई नो, और कुछ रिनॉन्ड पर्सनालिटी है जो स्मार्टफोन वगैरह जनरली यूज नहीं करते हैं। वो उनके पास अपना ईमेल यूज करते हैं, नॉर्मल बेसिक फीचर फोन करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल ऐसे पर्सन है। लेकिन आप यूज कर रहे हो तो उस यूज को आप हटा नहीं सकते हो। तो भाई डिजिटल इंफॉर्मेशन के एज में जो सारे डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसमें आपको जो है आपको बचना है कैसे, साइबर सुरक्षा का महत्व उसका क्या है। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने की जरूरत है। फिर जैसे एक और था कि विमेन्स हेल्थ, अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट। तो वुमेन का हेल्थ एक इंपॉर्टेंट है, रेजिलियंस है, इंपावरमेंट है, और जर्नी है। तो सबको ब्रेक पहले करके अपने उसको समझा कि हाँ ये अब क्या है। उसके बाद जो है आप इंट्रो प्रिसाइज इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन क्या क्या मतलब है। इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट स्टेप है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। किसी चीज का आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, यदि वो अच्छा है तो आपके लिए पॉजिटिव ये मिलेगा। फर्स्ट देखो, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि इंट्रो में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देंगे, सेंटेंस में मिस्टेक करते हैं। तो ये ध्यान रखो कि जो आपका इंट्रो है, 10 to 20% वर्ड्स आपके 300 वर्ड्स के जस्ट ऐसे हैं। तो 10 to 20 यानी कि 30 से 60 वर्ड्स के आपके जो होंगे इंट्रो होंगे। तो आप चाहो तो किसी का कोटेशन लिख सकते हो, एक स्मॉल न्यूज़पेपर का कोई न्यूज है उसको कोई डेटा के थ्रू कुछ चीजों को लिख सकते हो, और या थ्रू क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें एरर ना हो, ये ध्यान रखो। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, रिलीवेंट हो, पूछ आपसे जो रहा है वही करना चाहिए। तो 10 to 20% वर्ड्स में आपको वो लिखना है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उसको रखो, वो रिलेटेड हो आपके टॉपिक से, और अननेसेसरी डेविएट ना करे। एटलीस्ट हम इंट्रोडक्शन से पता चले कि भैया इंट्रोडक्शन हम इस चीज का लिख रहे हैं। फिर आपका आता है मेन बॉडी। तो मेन जो मार्क्स आपका है इसी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लायन शेयर है ये इसी में है। तो जो इसमें आपके हैं, तो नॉर्मली इसमें आप क्या है कि आप सामान्य रूप से ये समझो कि 200 220 वर्ड्स के आसपास आप लिखोगे इसमें। तो जब 200 220 वर्ड्स इसमें से लिखोगे, तो आपको 3 से 4 आइडिया जनरेट करना है, 3 to 4 आइडियाज, ठीक है। 3 to 4 आइडियाज जनरेट करना है, और जहां पॉसिबल हो आइडिया जनरेट करो, उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करना है। देखो, जब हम इंट्रो लिखते हैं, तो इंट्रो लिखते हैं तो जब मेन बॉडी में जाते हैं तो सडन जर्क नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रो लिखा और रैंडमली दूसरी चीज पर आगे नहीं, वो उससे रिलेटेड। फिर पहला आपने लिखा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ में आपका लिंक होना चाहिए। तो आपके पास टोटल 3 पेजेज हैं। तो टू आपके तो फिक्स हो गए पैराग्राफ, एक आपका इंट्रो और एक कंक्लूजन। बाकी जो बचे, तो आप कोशिश करो कि 4 पैराग्राफ्स और लिखो मेन बॉडी में। तो 4 पैराग्राफ्स में आप 4 आइडियाज को डिस्कस कर सकते हो। तो आइडियाज लिखो, उसके कुछ कोई रिलेटेड पर्सन है उनके बारे में लिख सकते हो, एक ये कि इन्होंने ये कहा, या कोई स्टेटमेंट है, या कोई गवर्नमेंट का डेटा है, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उसको करने की कोशिश करना है। अब देखो, जो मेन बॉडी में ही है कि सपोज आपने पॉजिटिवली टोन्ड है, पॉजिटिवली टोन्ड है, अब उसमें से आपने 2 से 3 पैराग्राफ जो लिखा। अब फॉर एग्जांपल ये जैसे है ना कि जो आर्टिफिशियल ये सॉरी मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अब मान के चलो है कि सौंदर्य सदा आनंददायक होता है। सपोज करो कि ये टॉपिक है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सौंदर्य जो है सदा आनंददायक होता है।
तो ये टॉपिक तो वैसे लगेगा कि ऑलरेडी बोल चुका है कि सदा, हमेशा, लेकिन नहीं। हमेशा सौंदर्य जो है आनंददायक नहीं होता है। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। वो अपनी वाइफ संजुक्ता के सौंदर्य में डूबे हुए थे, और वो आनंददायक नहीं हुआ। इतिहास को बहुत महंगा पड़ा। ठीक है, उनको युद्ध हार जाना पड़ा, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। तो सिचुएशन हमेशा, सॉरी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो जैसे देखो, किसी चीज को आप देखते हो, कोई चीज की ब्यूटी है, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, उस चीज को समझ रहे हो। लेकिन बहुत बार हम अपने टारगेट को मिस कर जाते हैं। जैसे लेट्स टेक एक एग्जांपल लो। किसी बच्चे को नोवेल पढ़ने का शौक है, उसे मजा आ रहा है, उसकी बहुत अच्छी ब्यूटी भी है, लेकिन वो अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? वो नुकसानदायक। इसका मतलब क्या है कि जो आपका थीसिस है, उसके आप चार में से चार पैराग्राफ है, तो चार पैराग्राफ मेन बॉडी में लिख रहे हो, तो तीन पैराग्राफ में आप उसको जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो। और वन पैराग्राफ जो होगा, उसमें आप एंटीथेसिस लिखो। कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। या अब लेटेस्ट टेक लो, इसमें डिजिटल सूचना की दुनिया में साइबर सुरक्षा का महत्व। अब इसमें से तो ये आपके पास ये विकल्प नहीं है कि इसमें लिखोगे कि नहीं, साइबर सुरक्षा का कोई महत्व तो नहीं है। इसमें ये चीजों को लिखोगे कि भाई साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको अपने ध्यान रखने की जरूरत है। बट देयर आर सर्टेन मोमेंट्स, जब हम इंस्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस, जो भी हम प्रिकॉशंस रखते हैं, उसके बाद भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो एक तरह से जो है, कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड आर कंट्रोल है। अब जैसे किसी ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, अपने प्रॉपर अपने लेवल से प्रिकॉशन रखा, या तो उसके बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो एक तरह से जनरली है कि फोर पैराग्राफ्स इसमें लिखो, थ्री आपका थेसिस और एक एंटीथेसिस, एक तरह से, ठीक है। अब कंक्लूजन ऑन पॉजिटिव नोट जनरली है, जनरली जो कंक्लूजन होता है वो पॉजिटिव नोट पे ये रहना चाहिए। देखो डियर, जो आपका बहुत बच्चे ऐसे होंगे, या उनको लगता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो जो कुछ लोग होते हैं इंट्रोडक्शन वाला में कंक्लूजन का चीज लिख देते हैं, कंक्लूजन वाला में इंट्रो वाला। तो इंट्रो का मतलब क्या है कि आप उस टॉपिक को ओपन कर रहे हो, आपने टॉपिक को ओपन किया, मेन बॉडी में डिस्क्राइब किया, और जो कंक्लूजन है उसमें आपने क्लोज उसको किया। कंक्लूजन सी सी, ये ध्यान रखो, सी सी यानी कंक्लूजन क्लोज। इंट्रो आपको ओपन। इंट्रोड्यूस करना क्या होता है किसी चीज के लिए? जब इंट्रोड्यूस करते हो किसी को, तो सिंपलेस्ट वे में आप बताते हो ना उनको। जैसे लेटेस्ट एक कोई दो साइंटिस्ट हैं, या एक साइंटिस्ट है और एक, सपोज करो कि एक डॉक्टर है, तो दोनों इंट्रोडक्शन ये देंगे। तो क्या होगा, या सपोज करो कि तीसरा कोई पर्सन है, इंट्रोड्यूस दोनों को करवाने के, बोलेंगे ये हैं, ये और ये हैं, इनका होम प्लेस यहाँ है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। फिर उनको लगेगा कि अच्छा, अभी आपका क्या चल रहा है? तो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ, हमारा देखिए, मैं जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, या बोन स्पेशलिस्ट हूँ, या आई स्पेशलिस्ट हूँ, उस टाइप का। फिर उसमें कि अच्छा, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसी। अब अचानक ये है, जैसे ही मिले, एक अपना बात शुरू कर दिए और दूसरा अपना बात, तो उसमें फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इंट्रो में आपको क्या करना है, ट्राई करना है ओपन करने का, मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करना है, और कंक्लूजन में आपको क्लोज करना है। देखो, जो हमारा एसे है वो 300 वर्ड्स का है। मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे हुए रहते हैं, या सीएससी में क्वालिफाई रहते हैं। उनका भी कभी बहुत ऐसे बच्चे हैं ना कि जो सीएससी का भी सिलेक्शन लिए, और असिस्टेंट कमांडेंट का भी। कभी कभी ऐसा होता है कि सीएससी में क्वालिफाई कर गए, और एसी में उनका असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया पेपर टू में। और रिवर्स भी होता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका एसी में बहुत अच्छा कर पाते हैं, और सीएससी में नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या होता है? बहुत बार कि हम जिस चीज को टारगेट लेकर के वर्क करते हैं, उसमें हमारा एक्सपर्टीज होता है। तो जैसे किसी ने 1000 to 1200 वर्ड्स का एसे लिखने का प्रैक्टिस किया, तो रैंडम यदि वो
300 वर्ड्स वाले में लिखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। और जो 300 वर्ड्स का प्रैक्टिस किए हैं उनको लगेगा कि 1000 वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे, 1200 वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे। तो आप जिस एग्जाम में होते हो आपको उस लेवल का प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो अभी भी आप अपने लेवल से प्रैक्टिस करते रहो। आप एक ऐसे है तो 18 मिनट्स का टाइम लेकर के देखो। एक और चीज है, अभी जैसे मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो वो बोले कि देखिए सर मैं टाइम 18 मिनट्स है। देखो जब आप एग्जाम में तो 3 घंटे होते हैं ना, तो किसी में हो सकता है आपको 21 मिनट्स लग जाए, लेकिन किसी को आप 16 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लो। तो ये डिपेंडिंग ऑन, हाँ जनरली ये ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, लेकिन किसी में थोड़ा ज्यादा, अब किसी में लास्ट में हमको कम टाइम मिल रहा तो मे बी 12 मिनट्स में ही हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू में हम बाई ह्यूमन नेचर जो होता है, जब हम एग्जाम शुरू होता है तो थोड़ा lenient रहते हैं, थोड़ा आराम आराम से करते हैं। जब जैसे लगता है वही आधा टाइम पार हो गया, अभी तो मेरा 70 मार्क्स का ही हुआ, फिर हमारा स्पीड एकदम बढ़ने लगता है, तो वो होता है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि आपका 300 वर्ड्स है तो उसी एंगल से आपको रखना है कि जो इंट्रो भी है तो स्मॉल रखना है, मेन बॉडी है तो 4 आइडियाज, 3 to 4। अब किसी को 3 ही आ रहा है तो 3 ही लिखो, ठीक है। आप जरूरत के अनुसार एक एंटीथेसिस आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और कंक्लूजन में आप उसको क्लोज करो, पॉजिटिव नोट पे एंड करो। कंक्लूजन में भी कभी भी क्वेश्चन मत पूछो कि क्या होगा नहीं होगा, ये चीज जनरली मतलब एक्सेप्शनल टॉपिक ना हो तो उसको, तो ये सब छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखोगे तो आपके जरूर मार्क्स इंक्रीज होंगे। और टारगेट ये रखो कि आप जिस लेवल में हो तो हम 1-2 नंबर हर टॉपिक में बढ़ाएं। अब यदि आप अभी 8 मार्क्स लाने के लायक हो तो आप कोशिश करो कि 10 आए, 9 आए, 10 आए। कोई 10 ऑलरेडी कंडीशन में हो तो आप सोचो 12 आ पाए, 13 आ पाए। कोई यदि 5 लाने के लायक हो तो आप कोशिश करो कि 8-9 हमारा पहुंच पाए। तो हर पर्सन अलग अलग कंडीशन में हो, आप कोशिश करो 1-2 नंबर हमारा एक्स्ट्रा बढ़े, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो बताना। ओके, थैंक यू।